हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए चैप्टर पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और इस चैप्टर में मैं आपको अभी आउटलाइन बताऊंगी कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज से मैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर शुरू कर रही हूँ, और जो भी इसमें हमारी रिएक्शंस होंगी ये मत मान के चलिएगा कि ये बहुत बेसिक है, क्योंकि हमारा बेसिकली ना बेसिक ही क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे आगे के एग्जाम्स होते हैं, जैसे नेट हो गया, गेट हो गया, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे चैप्टर को लेके वही काम आ जाती है, और हम आसानी से 4 या 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें खुशी बहुत होती है इस चीज़ के लिए। तो आइए दोस्तों, हम आगे चलते हैं अगली आउटलाइन पे इस चैप्टर की। तो आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बात करूंगी आउटलाइन की। तो हमारी जो इस चैप्टर की आउटलाइन होने वाली है वो है कि पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ, शुरुआत में तो नहीं, मैं थोड़े टाइम बाद आपको नॉमेनक्लेचर पे शायद मैं स्लाइड्स बनाऊंगी। फिर उसके बाद हम उसकी बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि इसमें रेजोनेंस होता है और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड में पोलैरिटी होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि इसके जो स्ट्रक्चर की वजह से जो इसकी नई प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ऐसी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है आपको एमएससी में, बीएससी में, और आगे आपकी लाइफ टाइम के लिए अगर आप ऑर्गेनिक में रिसर्च करेंगे तो आपको मतलब ये चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक है। और फिर बात करेंगे हम जनरेशन की कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लैब में सिंथेसाइज कैसे करते हैं, उनकी कुछ कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ नेम रिएक्शंस देखेंगे। और फिर उसके बाद होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शंस और मैकेनिज्म ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। कई बार हमारा डीकार्बोक्सिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बीटा डीकार्बोक्सिलेशन आपने सुना ही होगा। और मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एसिड्स की बात करेंगे, उनको प्रिपेयर कैसे करते हैं, उनकी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। और कुछ मैलिक टार्टरिक सिट्रिक एसिड्स मतलब हाइड्रोक्सी एसिड्स के बारे में भी बात करेंगे, उनकी प्रिपरेशंस और उनकी केमिकल रिएक्शंस। एंड बाद में फिर हम इसको अपना वाइंड अप करेंगे समरी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। आइए आज से फिर हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, और इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बेसिक से लेकर जितनी भी डिफिकल्ट चीज़ें तक हैं वहां तक मैं आपको ले जा सकूं, और पूरा कोशिश करूंगी कि आपको सब कुछ समझ आए। और घर में रहिए, सेफ रहिए और मज़े करिए दोस्तों। और यही बहुत बेस्ट टाइम है, 3 महीने का जो भी क्वारंटीन का टाइम है, यही बहुत बेस्ट समय है जब हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि शायद ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा और हम चाहेंगे भी नहीं कि ऐसा टाइम हमें दोबारा देखना पड़े। तो इसीलिए दोस्तों ये 3 महीने बिल्कुल आप वेस्ट मत करिए, जितना हो सके मैक्सिमम करिए, क्योंकि मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला था कि क्वारंटीन एक ऐसा टाइम है, आपको जब ये टाइम बीते तो ऐसा ना हो कि आपने जिस समय ये क्वारंटीन आप जिस लेवल पे थे उस टाइम पे जिस लेवल पे थे, और जब ये क्वारंटीन जिस टाइम पे खत्म होगा और उस लेवल पे, ऐसा ना हो दोनों लेवल सेम ही जगह हो। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जब क्वारंटीन शुरू हुआ था तब आप अगर 0 लेवल पे थे तो 3 महीने बाद जब खत्म होगा तो उसके बाद आप 10 लेवल पर होने चाहिए। तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि क्वारंटीन में आपका कुछ वेस्ट नहीं हुआ। थैंक यू दोस्तों, स्टे ट्यून्ड।